Hello CLAT aspirants, I am Barkha, your faculty and mentor at iConta, and today what I have planned for you is कि आपकी जो बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमें एनालाइज करने में प्रॉब्लम आती है, तो वी हैव गॉट यू सॉर्टेड। मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो आपके पिछले क्लैट एग्जाम्स में या पिछले ईयर्स में आ चुके हैं, दैट वी आर गोना सॉल्व टुगेदर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। और मैं आपको ये क्लैट 2024 का लीगल रीजनिंग का पेपर पूरा यहाँ पर सॉल्व करवाने वाली हूँ। एंड इफ यू वांट मी टू सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जब से आपका पैटर्न चेंज हुआ है, यानी कि सिंस 2020, देन जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड सिर्फ लीगल रीजनिंग ही नहीं, हमने आपके लिए प्लान किया है कि हम आपको हर सेक्शन का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करके देने वाले हैं ऑन आवर वेरी ओन यूट्यूब चैनल। सो डू सब्सक्राइब अस। सो लेट्स बिगिन। So this is the passage 1 of the legal reasoning part of the previous year question paper of 2024, right? They're saying the Indian legal system places a significant emphasis on protecting the rights and welfare of the children. वो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा इंडियन लीगल सिस्टम है वो चाइल्ड के राइट्स और वेलफेयर को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। The Juvenile Justice Care and Protection of Children Act 2015 is a vital piece of legislation in this regard. वो क्या बोल रहे हैं, आपको क्लियरली आपके दो सेंटेंसेस में ही पता चल जाएगा कि वो आपको जुवेनाइल जस्टिस पे एक पैसेज देने वाले हैं या दे रहे हैं, ठीक है। It is designed to ensure that children in conflict with the law receive special care, protection and treatment with the ultimate goal of their rehabilitation and reintegration into society. वो क्या बोल रहे हैं, जो भी ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनसे ऑफेंस हो गया है या उनसे ऑफेंस करवाया गया है उनको इन्फ्लुएंस करके, देन ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट उनके लिए क्या करता है, उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन या रीइंटीग्रेशन कराता है विद इन द सोसाइटी। कैसे, उनकी केयर करके, उनकी प्रोटेक्शन करके एंड उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट देके, सो दैट दे आर नॉट प्रोन टू सच ऑफेंसेस और वो ऐसे ऑफेंसेस फ्यूचर में दोबारा ना करें। One of the key provisions of this act is the establishment of juvenile justice boards at the district level. वो क्या कह रहे हैं कि एक सबसे important element इस एक्ट का क्या होता है कि इस एक्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक बनाया गया है ऑन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल। उस बोर्ड में कौन कौन होता है, दीज बोर्ड कंसिस्ट ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ द first class and 2 social workers, at least one of whom should be a woman. उन्होंने बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूएंट बता दिया है कि बोर्ड में कौन कौन होता है। वो बता रहे हैं एक तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट होता है या फिर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है ऑफ द फर्स्ट क्लास, और 2 सोशल वर्कर्स होते हैं और उन 2 सोशल वर्कर्स में से एक विमेन का होना जरूरी है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द JJB इज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द जुवेनाइल, द सर्कमस्टांसेस इन विच द ऑफेंस वाज कमिटेड एंड वेदर द जुवेनाइल शुड बी सेंट टू अ स्पेशल होम और रिलीज ऑन प्रोबेशन। वो क्या बोल रहे हैं, JJB का मेन फंक्शन क्या होता है, JJB का मेन फंक्शन होता है कि जिस भी चाइल्ड ने ऑफेंस किया है वो उसकी एज को पहले एनालाइज करें, वो देखें कि क्या वो एज इतनी सफिशिएंट थी कि वो ऑफेंस कर सकती है या उनको इन्फ्लुएंस किया गया था, कौन से सर्कमस्टांसेस में, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस द ऑफेंस वाज कमिटेड, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हो गए थे दैट द चाइल्ड हैड टू कमिट दैट ऑफेंस, एंड वेदर द जुवेनाइल शुड बी सेंट टू अ स्पेशल होम, कि उसकी केयर, प्रोटेक्शन और उसको रिहैबिलिटेट करने के लिए, उसको सिखाने के लिए, समझाने के लिए क्या उसको एक स्पेशल होम में भेजने की जरूरत है या नहीं। द एक्ट मेक्स अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। वो क्या कह रहे हैं, 2 फ्रेजेस हैं, चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ एंड चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इन 2 फ्रेजेस को क्लियरली डिफरेंशिएट किया गया है इस पर्टिकुलर एक्ट में। क्या डिफरेंस है, अ चाइल्ड इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ इज वन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस। सिंपल सा मीनिंग है जो आपको ये फ्रेज पढ़ के समझ भी आ रहा होगा, इन कन्फ्लिक्ट विद द लॉ, जिसने ऑलरेडी एक ऑफेंस कर दिया है वो चाइल्ड, ठीक है। While a child in need of care and protection is a child who is vulnerable or at risk and requires special care and support. In need of care and protection का क्या मतलब है, वो बच्चा जो बहुत ज़्यादा vulnerable है, जो बहुत ज़्यादा रिस्क पे है कि उससे कोई ऑफेंस होने का डर है और उसको एक स्पेशल केयर एंड सपोर्ट की ज़रूरत है। फाइन, नाउ मूविंग फर्दर,
with the passage, the act introduced a unique approach to dealing with the children who are in conflict with the law. एक्ट ने कुछ ऐसे मेजर्स बताए गए हैं कि जिनसे ऑफेंस हो गया है उनसे कैसे डील किया जा सकता है. For children between the ages of 16 and 18 who have committed heinous offences, they can be tried as adults subject to a preliminary assessment by the Juvenile Justice Board. वो क्या कह रहे हैं, अगर 16 से 18 के बीच में कोई भी चिल्ड्रन है और उन्होंने कोई भी हीनियस ऑफेंस किया है तो उनको एक एडल्ट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या होगी कि उनको प्रॉपर प्रीलिमिनरी, कौन करेगा ये प्रीलिमिनरी असेसमेंट, एक प्रीलिमिनरी असेसमेंट किया जाएगा बाय द JJB, द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, कि उनको एडल्ट ट्रीट किया जाए या ना जाए. और वो प्रीलिमिनरी असेसमेंट क्या होता है कि क्या वो ये समझ सकते थे कि उस ऑफेंस का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, वो कितना हीनियस क्राइम है. अगर यस तो वो एक एडल्ट ट्रीट किए जाएंगे, और अगर नहीं तो उनको एडल्ट नहीं माना जाएगा एंड दे विल बी ट्रीटेड एज अ जुवेनाइल ओनली. राइट. This assessment considers the child mental and physical capacity to commit such an offense. वो बच्चे का जज कर रहे हैं कि mental और physical capacity क्या है उस बच्चे की. If the board determines that the child should be tried as an adult, the case is transferred to the regular criminal courts. ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अगर उस बच्चे को एज अ एडल्ट ट्रीट किया जा रहा है तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो रेगुलर क्रिमिनल कोर्ट्स में ट्रीट किया जाएगा. Fine. The Act also places restrictions on the publication of information that could lead to the identification of a juvenile offender. This is done to protect the privacy and future prospects of the child. वो क्या कह रहे हैं, जब भी चाइल्ड, किसी भी चाइल्ड से कोई भी ऑफेंस हो जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जाती है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जो ऑफेंस हुआ होता है वो बहुत एक नादानी में कह सकते हो, या फिर एक ऐसा ऑफेंस जो बच्चे के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है. इसीलिए बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं की जाती है ताकि उसका फ्यूचर हैम्पर ना हो, and that is why the information is not disclosed. So this was your passage 1. Now moving further to the questions of this passage, right? What is the primary objective of the Juvenile Justice Care and Protection of the Children Act 2015? ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो आपको आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैसेज से आंसर मिल जाएगा. यहाँ पे कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने आपको नहीं दिया है. टू पनिश द चाइल्ड ऑफेंडर्स, नहीं. To rehabilitate and reintegrate children in the conflict with the law, yes, it can be the answer. आगे ऑप्शंस देखते हैं. To remove all forms of which violence against children, नहीं. Violence against children की तो हमारे पैसेज में कोई बात ही नहीं हुई है. To increase the age of criminal responsibility, नहीं. इसके बारे में भी हमारे पैसेज के बारे में कोई बात नहीं हुई है. And that is why answer B becomes your right answer. Fine. Moving further to the second question. Who makes up the Juvenile Justice Board? Again, yet very simple and a direct question within from your passage. और ये तो हमने बहुत अच्छे से पैसेज में से ढूंढ के इसका आंसर किया जा सकता है. 2 judges, नहीं. A metropolitan magistrate and 2 lawyers, नहीं. A metropolitan magistrate or a judicial magistrate of the first class and 2 social workers, yes. लेकिन एक और कंडीशन होनी चाहिए 2 social workers के साथ, 1 amongst of them should be women. ये आप जरूर याद रखना, आगे जब आप लॉ करने जाओगे तो आपको ये चीज याद रहेगी. 3 पुलिस ऑफिसर्स, जी नहीं. इसीलिए ऑप्शन सी बिकम्स योर राइट आंसर. फाइन. Moving further to the third question, what is the role of Juvenile Justice Board? Role क्या है Juvenile Justice Board का? To determine the punishment of our juvenile offenders? नहीं. To decide whether a child should be sent to a regular prison? No. To assess the age and circumstances of the juvenile and make decisions on the rehabilitation? Yes. To prosecute child offenders? No. So
ऑप्शन सी बिकम्स योर राइट आंसर एंड 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली फ्रॉम योर पैसेज। और फिर आप कहते हो लीगल रीजनिंग मुश्किल है। नहीं, लीगल रीजनिंग मुश्किल नहीं है, आप उसको मुश्किल बनाते हो। सब कुछ आपके पैसेज में से होता है, इट्स जस्ट यू हैव टू एनालाइज। अगर कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ भी जाता है, जो भी हम फ्यूचर में देखने वाले हैं, राइट। Fourth question, what is the distinction between a child in conflict with the law and a child in need of care and protection? Fourth question, direct question. ठीक है? A child in conflict with the law has committed a crime, while a child in need of care and protection is vulnerable at risk. Option B becomes your right answer. और कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर आपके सामने आपको दिख रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 16 and 18 बी ट्राइड एज एडल्ट्स? राइट, फिफ्थ क्वेश्चन फिर से डायरेक्ट क्वेश्चन। They can always be treated as adults? No. They after a preliminary assessment by the Juvenile Justice Board? Yes. When they have committed any offense, regardless of the severity? नहीं. Severity कहाँ देखी जाती है? Heinous offenses में. Fine. इसीलिए severity तो matter करती है. When they reach the age of 18? No. So answer B becomes your right answer. Fine. Now moving further to the last question of this passage, what is the purpose of placing restrictions on the publication of information related to the juvenile offenders? Last line of the passage. मैं आपको इसका आंसर मिल जाएगा. To protect the privacy and future prospects of the child. उनकी privacy और उनका फ्यूचर दांव पर ना लगे. अगर उनसे कोई क्राइम हो भी गया है, दे आर प्रॉन कि उनसे कोई गलती हो गई है, तो उनको आगे जाकर अपने उस क्राइम की वजह से अगर वो अपने आप को सुधारना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आए. एंड दैट इज वाई ऑप्शन बी बिकम्स योर राइट आंसर. तो आपने देखा 6 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 पैसेज एंड इसमें आप 6 on 6 आराम से स्कोर कर सकते थे. बिल्कुल डायरेक्ट पैसेज था, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, राइट. सो यू नीड नॉट बी स्केर्ड ऑफ द लीगल रीजनिंग पार्ट. लीगल रीजनिंग आप बहुत आसानी से आपके क्लैट एग्जाम में सॉल्व कर सकते हो ऑन अ कंडीशन कि आप बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हो पैसेज पे एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फाइन. सो नाउ लेट्स मूव टू द पैसेज 2. ठीक है, पैसेज 2 किस चीज के बारे में है ये भी आपको फर्स्ट लाइन में पता चल जाएगा. फाइन. In India, the legal landscape surrounding online defamation is a subject of significant interest and debate. Online defamation is the topic for your passage. ठीक है. With the rise of social media and online platforms, cases of online defamation. With the rise of social media and online platforms, the cases of online defamation have become increasingly common. क्या बोल रहे हैं? जैसे ही सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा प्रिविलेंट हुआ है हमारी सोसाइटी में, वैसे ही जो ये ऑनलाइन डेफेमेशन के केसेस हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि लोगों को अपनी बात एक्सप्रेस करने का एक बहुत बड़ा मीडियम मिल गया है जिसमें वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं. डेफेमेशन रेफर्स टू मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स अबाउट समवन दैट हार्म देयर रेपुटेशन. ऑनलाइन डेफेमेशन इंक्लूड्स डेफेमेटरी स्टेटमेंट्स मेड ऑन द इंटरनेट. याद रखिएगा, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, फोरम्स एंड अदर सोशल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स. ठीक है. ऑनलाइन डेफेमेशन क्या होता है? ऑनलाइन डेफेमेशन होता है जब आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी ट्विटर पे, किसी ब्लॉग पे, किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मतलब इंटरनेट पे जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उस पे आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के अगेंस्ट एक डेफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर रहे हो. एंड व्हाट इज अ डेफेमेटरी स्टेटमेंट? जो कि सच नहीं है और उस इंसान की रेप्यूटेशन को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती है. One critical aspect of online defamation is determining the liability of intermediaries such as social media platforms or website for defamatory content posted by users. Section 79 of Information Technology Act 2000 provides a safe harbor for intermediaries, stating that they are not liable for the third party content if they act as an intermediary and follow due diligence in removing or disabling the access to the content once notified.
अब आप बोलोगे कि मैम ने तो पूरा पढ़ दिया, मैम ने तो समझाया ही नहीं। समझा रही हूँ। इंटरमीडियरीज क्या होती हैं? इंटरमीडियरीज आपके कनेक्टिंग फैक्टर होते हैं, यानी कि जो हमें और उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, दैट इज अ इंटरमीडियरी। दे प्ले अप बिटवीन आर लिंकिंग कनेक्टिविटी बिटवीन द टू एजेंसीज। फाइन। अब वो कह रहे हैं कि जो इंटरमीडियरीज हैं वो अगर कोई थर्ड पर्सन, यानी कि सपोज करो देयर इज दिस वन पर्सन, ठीक है, और ये आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर इनके बीच में एक इंटरमीडियरी है जो इन दोनों को कनेक्ट कर रही है, तो दैट इंटरमीडियरी वुड नॉट बी लायबल फॉर व्हाट? will not be liable for any defamatory statement that has been posted by this person on the social media. Why? Because ये इंटरमीडियरी सिर्फ एक कनेक्टिविटी मीडियम है, और सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट 2000 क्या कहता है कि अगर इस इंटरमीडियरी को पता चल जाए कि ऐसा कुछ हुआ है, फाइन, तो वो ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डेफामेटरी स्टेटमेंट को हटा सकती है, राइट? लेकिन per se this intermediary will not be liable for any defamatory statement that has been published by the person or the third party. Fine. However, determining whether an intermediary has fulfilled its due diligence obligations can be complex. वो क्या कह रहे हैं? इंटरमीडियरीज को एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस करना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या पोस्ट हो रहा है क्या नहीं, हाँ, जो कि एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो सकता है। The Indian judiciary has been actively interpreting this provision. One significant case is the Shreya Singhal versus Union of India. वो क्या बोल रहे हैं कि जुडिशरी जो है वो बहुत सारे ऐसे केसेस लेकर आई है जहां पे ऑनलाइन डेफमेशन को एड्रेस किया गया है। उसका एक प्रिविलेंट केस है श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ India, in which the Supreme Court clarified that intermediaries are required to act upon a valid court order or government directive for content removal, not upon private complaints. क्या कह रहे हैं कि श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया कि जो इंटरमीडियरीज हैं वो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही काम करेंगी। अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ये बोल दिया गया या कोर्ट के ऑर्डर पे ये बोल दिया गया कि उनको वो कंटेंट को रिमूव करना है, देन तो दैट कंटेंट विल बी रिमूव्ड। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंप्लेन आई है तो आप उस कंटेंट को रिमूव नहीं करोगे, बिकॉज एवरीवन हैज द राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और अगर कोई डेफमेशन हो गई, कहोगे प्राइवेट कंप्लेंट पे नहीं वो कर रहे हो रिमूव, तो डेफमेशन तो होगा फिर। तो अगर ऐसा कोई डेफमेशन होता है, देन कोर्ट विल डील दैट particularly by themselves. Right. The court also emphasized that intermediaries should not take a proactive role in monitoring content, as this could potentially infringe on free speech. वो क्या कह रहे हैं कि intermediaries को सिर्फ एक connectivity role play करना चाहिए, वो एक proactive role, मतलब वो बहुत ज़्यादा active नहीं हो सकते कि किसने क्या post किया, क्या post नहीं किया, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो लोगों का जो free speech का fundamental right है वो hamper हो जाएगा। While the law provides a safe harbor, it does not absolve intermediaries from their responsibilities. क्या बोल रहे हैं कि safe harbor तो intermediaries को दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि intermediaries को अपनी responsibilities fulfill नहीं करनी पड़ेंगी। Online defamation cases often involve a balancing act between the right to freedom of expression and the right to reputation. वो क्या कह रहे हैं? Right to freedom of speech and expression और right to reputation दोनों को balance करके intermediaries को चलना पड़ेगा। The Indian legal system requires a careful examination of the content, context and intent of the statements to determine whether they qualify as defamatory. क्या कह रहे हैं? अगर किसी भी defamation suit में अगर आपको ये पता करना है कि वो statement defamatory थी या नहीं, तो आप उसमें 3 चीजें चेक करोगे, and that is what? The content, the context and the intent. यानी कि क्या पब्लिश किया गया था, किस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कही गई थी, एंड वो उस पर्सन का कहने का वो इंटेंट क्या था, क्या वो सच में उस पर्सन को डिफेम करना चाहता था या नहीं।
Additionally, the plaintiff in an online defamation case must prove that the statement was false, damaging to their reputation and made with a degree of fault such as negligence or actual malice. क्या कह रहे हैं, अगर किसी के भी अगेंस्ट डेफमेशन हुआ है तो उस इंसान को क्या प्रूव करना पड़ेगा, उस इंसान को प्रूव करना पड़ेगा दैट वो स्टेटमेंट एक झूठी स्टेटमेंट थी, दैट वाज अ फॉल्स स्टेटमेंट, वो उनकी रेप्यूटेशन के अगेंस्ट थी एंड वो एक इल इंटेंशन से, एक्चुअल मैलिस इंटेंशन से वो स्टेटमेंट बोली गई थी. दिस वाज योर पैसेज 2 ऑफ द लीगल रीजनिंग पार्ट ऑफ 2024 पेपर. लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ. व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द पैसेज? फर्स्ट लाइन में आंसर था द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन डेफमेशन इन इंडिया एंड दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स योर राइट आंसर. डायरेक्ट क्वेश्चन. मूविंग फर्दर विद द 8th क्वेश्चन. What is online defamation as prescribed in the passage? False statements made on the internet that harm someone's reputation. Again, a direct question from the passage. Option B becomes your right answer. Fine. Question number 9. What is the significance of section 79 of IT Act 2000 as mentioned in the passage? 9th question and direct question. ठीक है? It defines defamation laws in India? No. It provides safe harbor for intermediaries in cases of online defamation? Yes, this can be the answer. It regulates the content on social media platforms? No. It allows private complaints against online defamation? No. And that is why option B becomes a right answer. Fine. Moving to the 10th question. According to the Supreme Court in Shreya Singhal versus Union of India case, under what circumstances should intermediaries act in a response to content removal? Content removal किस बेसिस पे किया जा सकता है ऑन इंटरमीडियरीज, और श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या कहा गया था, क्या बेसिस पे वो रिमूव हो सकता है? वो तभी रिमूव हो सकता है जब गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर या जजमेंट आया हो, एंड प्राइवेट कंप्लेंट पे नहीं हो सकता, मॉनिटर कंटेंट नहीं हो सकता, डेफोमेटरी नहीं हो सकता, ऑन अपॉन वैलिड ऑर्डर और गवर्नमेंट डायरेक्टिव. ऑप्शन बी बिकम्स योर राइट answer. Fine. How does the Indian legal system balance the right to freedom of expression and right to reputation in online defamation cases? By favoring freedom of expression over reputation? By favoring reputation over freedom of expression? नहीं, ये दोनों ही options नहीं है. By carefully examining the content, context and intent of the statements? Yes. By absolving intermediaries of their responsibilities? No. That is why option C becomes your right answer. Next question. In an online defamation case, what must the plaintiff prove about the defamatory statement? Yet again, very simple question. That it was political activism? No. That it was made with good intentions? No. That it was true and intended to inform the public? No, of course not. कोई अगर स्टेटमेंट ट्रू ही हो जाएगी तो वो डेफोमेटरी कैसे होगी, राइट? अगर आप किसी के बारे में सच बोल रहे हो तो आप उसको डिफेम थोड़ी कर रहे हो, दैट इज अ फैक्ट. Fourth option, that it was false, damaging to their reputation and made with a degree of fault? Yes, that is why option D becomes your right answer. Fine. What is the role of intermediaries in the context of online defamation cases? 13th question. To actively monitor and censor content? Yes. Intermediaries का यही तो रोल होता है ना कि वो एक्सरसाइज करें और सेंसर करें कंटेंट की क्या पब्लिश हो रहा है. To act upon private complaints? No. To completely absolve themselves of liability? क्या वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है? क्या वो किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं होते? No. To encourage online defamation? Absolutely no. And that is why option A becomes your right answer. Fine. Now moving to the passage 3 of the legal reasoning part. The Editors Guild of India has expressed concern over the draconian provisions of the Press and Registration of Periodicals Bill 2023 that can have an adverse impact on the freedom of the press. थोड़ा सा complicated passage है,
ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक एडिटोरियल गिल्ड्स ऑफ इंडिया नाम का एक द एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नाम से एक प्लेटफॉर्म है जहां पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ अबाउट द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 2023, जो एक नया बिल आया था जिसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस यानी कि मीडिया, जर्नलिज्म, उसकी जो फ्रीडम है उसको बहुत ज़्यादा हैम्पर कर सकते थे। उसने क्या बोला गया उस पर्टिकुलर आर्टिकल में, द गिल्ड एडेड, Editors Guild of India would like the proposed bill to ensure that publishing of news in India remains free of encumbrances and intrusive checks on publishers by the registrar। क्या बोल रहे हैं कि जो इंडिया में जितनी भी बार कोई न्यूज़ पब्लिश की गई है या कोई पीरियोडिकल पब्लिश किया गया है वो हमेशा से एक बहुत ज़्यादा encumbrances और इंट्रूसिव चेक्स, मतलब बहुत डिटेल में चेक से हमेशा दूर रहा है, क्योंकि वही उसी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि मतलब वो कुछ भी पब्लिश कर सकते थे बाय द रजिस्ट्रार, एंड दैट द प्राइमरी एम्फोसिस ऑफ द रजिस्ट्रार एंड द पीआरपी रिमेन्स रजिस्ट्रेशन एंड नॉट रेगुलेशन। क्या बोल रहे हैं, रजिस्ट्रार की हमेशा ड्यूटी होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्ट्रेशन करे, किस चीज़ का, प्रेस का, या कोई भी पीरियोडिकल पब्लिश हो रहा है या कोई भी न्यूज़ पब्लिश हो रही है तो उसके रजिस्ट्रेशन को संभाले, ना कि उसको रेगुलेट करे। रेगुलेशन उनका काम नहीं है, रजिस्ट्रार का काम नहीं है, उनका काम सिर्फ और सिर्फ उस चीज़ को रजिस्टर करना है। As the latter has been the potential of restricting freedom of the press, क्योंकि अगर रेगुलेशन में वो घुस जाएंगे तो प्रेस फ्रीली मूव नहीं कर पाएगी और फ्रीली उस चीज़ का पब्लिशमेंट नहीं होगा। In the definition section, the term specified authority gives power to the government agencies beyond the press registrar to conduct the functions of the registrar, which could even include police and other laws enforcement agencies। क्या बोल रहे हैं, जब इस नए बिल में यानी कि पीआरपी बिल में जब एक नई डेफिनेशन दी गई स्पेसिफाइड अथॉरिटी की, तो उसमें गवर्नमेंट की एजेंसीज को रजिस्ट्रार के बराबर की पावर दे दी, एंड उसमें बोला गया कि वो एक बहुत ज़्यादा चेक्स एंड अथॉरिटीज़ लगा सकते हैं कोई भी पीरियोडिकल या फिर कोई भी न्यूज़ अगर पब्लिश हो रही है तो, और उस पर लॉ भी लग सकता है और उसमें पुलिस भी इंक्लूड हो सकती है। Given the intrusive, expensive and vague nature of powers that the bill in any case allows to the press registrar, the power to further delegate this power to other government agencies, including law enforcement agencies, deeply distressing। क्या बोल रहे हैं कि पहले तो आप सिर्फ रजिस्ट्रार को पावर दे रहे थे, अब आप सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, आप पुलिस को भी इन्वॉल्व कर रहे हो, तो ये एक बहुत डिस्ट्रेसिंग थिंग है, ऐसा गिल्ड ने कहा। ठीक है, now moving further to the passage, the statement says section 4 clause 1 and 11(4) allowing the registrar to deny the right to bring out a periodical and cancel the certificate of registration of a periodical to persons convicted of terrorist act or unlawful activity or for having done anything against the security of the state। अब गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो दो सेक्शंस है 4(1) और 11(4), जहां पर ये पीरियोडिकल जो या फिर कोई भी न्यूज़ है वो कैंसिल की जा सकती है उसका पब्लिकेशन, अगर जो उसको पब्लिश करा रहा है वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहा है या फिर उसने स्टेट के सिक्योरिटी के अगेंस्ट कभी भी कुछ किया है तो। Interestingly, the PRB Act 1867 had no such provisions। PRB Act 1867 में ऐसा कोई प्रोविजन कभी रहा ही नहीं। Given the liberal and arbitrary use of UAPA, which is the basis for defining terrorist act and unlawful activity, as well as other criminal laws, including sedition against journalists and media organizations to suppress freedom of speech, the Guild is deeply concerned by the introduction of these new provisions and the way they can be misused to deny the right to bring out news publications to persons who are critical of governments। वो क्या बोल रहे हैं, अगर आप ऐसे प्रोविजंस ऐड कर रहे हो तो यूएपीए एक्ट जो है इंडिया का, उसका मतलब ही क्या रह गया फिर। आप यूएपीए एक्ट को जब टेररिस्ट के साथ ऑलरेडी डील करवा रहे हो और सारे क्रिमिनल लॉज जो सेडिशन और इन सारी चीज़ों को डील करते हैं, देन व्हाई आर यू मेकिंग दिस पीआरपी बिल मेक
और एंटर इनटू द टेररिस्ट एक्ट्स और अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट्स। आपका अगर आप ऐसे प्रोविजंस इस चीज में डालोगे तो जो क्रिटिकली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो वो अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करेंगे, क्योंकि आपने तो वो सारी चीज उस चीज यूएपी एक्ट की जितनी चीजें थी वो पीआरपी बिल में डाल दी, देन नोबडी विल बी एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ऐसा गिल्ड ने कहा। Amongst the other worrisome provisions listed by Guild is section 6B. उसने इन sections के साथ साथ section 6B को भी mention किया, which gives the power to the press registrar as well as the other specified authority to enter the premises of a periodical, to inspect or take copies of the relevant records or documents, or ask any questions necessary for obtaining any information required to be furnished. वो क्या कह रहे हैं, सेक्शन 6B ने पावर दे दी वो स्पेसिफाइड अथॉरिटीज जिसमें गवर्नमेंट की एजेंसीज भी इंक्लूडेड थी, जिसमें पुलिस भी इंक्लूडेड थी, कि वो पीरियोडिकल के प्राइमाइसेस में जा सकते थे और कोई भी डॉक्यूमेंट मांग सकते थे टू फर्निश, और उनकी कोई भी कॉपीज और डॉक्यूमेंट्स उनके अपनी सीज में ले सकते थे, सो दैट दे वांट टू डू इफ एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन देन दैट डॉक्यूमेंट्स कुड बी ऑफ हेल्प। दैट मीन्स दे आर हिंडरिंग देयर राइट टू privacy as well, right? इसके बाद वो ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये पैसेज कहाँ से लिया गया है, ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया में से लिया गया है, dated published in the Telegraph dated 7/8/2023. Fine, this was your passage. Now let's see the questions. The PRP bill defines newspaper to mean a periodical of loose folded sheets usually printed on newsprint and brought out daily or at least once in a week. क्या बोल रहे हैं, अब वो आपको एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर को कैसे डिफाइन किया गया है, न्यूज़पेपर को डिफाइन किया है लूज फोल्डेड शीट्स। लूज शीट्स हैं जो या तो किसी के घर पे डेली डिलीवर होती हैं या वंस इन अ वीक तो एटलीस्ट डिलीवर होती ही होती है। कंटेनिंग इंफॉर्मेशन ऑन करंट इवेंट्स, पब्लिक न्यूज़ और कमेंट्स ऑन पब्लिक न्यूज़, जिसमें करंट अफेयर्स पता चलता है, जिसमें करंट इवेंट्स पता चलते हैं और पब्लिक न्यूज़ पता चलती है। तो अब हमें बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से किसको न्यूज़पेपर माना जाएगा। मिस्टर एक्स पब्लिशिंग न्यूज़ कंटेंट ऑन डिजिटल मीडिया, नो, बिकॉज लूज फोल्डेड शीट्स इज असेंशियल क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड एज अ न्यूज़पेपर, राइट? तो वो चीज़ नहीं फुलफिल हो रही, ठीक है। मिस्टर वाई पब्लिशिंग बुक्स कंटेनिंग द कमेंट्स ऑन द पब्लिक और पब्लिक न्यूज़, नो, बुक है ना, लूज फोल्डेड शीट नहीं है, बुक कभी भी लूज तो होती नहीं है, बुक इज तो वेल बिल्ट अ स्ट्रक्चर, राइट? प्रॉपर बुक जो होती है वो प्रॉपर वेल बिल्ट होती है, बुक कभी भी लूज फोल्डेड शीट्स में तो आती नहीं है। मिस्टर Z publishing news content in the print media on weekly basis, yes, and that is why option C becomes your right answer. 15th question, who among the following is not eligible to publish a periodical as per the PRP bill? कौन PRP bill के according periodical publish नहीं कर सकता? Mr. A convicted of waging war against government of India, yes, this can be the answer. Mr. B accused of unlawful activities under Unlawful Activities Prevention Act, नहीं, ये आंसर है ही नहीं, क्योंकि UAPA को तो इंक्लूड किया ही नहीं जा रहा PRP बिल में। Mr. C accused of terrorist activities under UAPA, नहीं, UAPA का तो नाम ही उन्होंने चेंज करके फिर PRP का मतलब PRP में उन्होंने UAPA को तो इंक्लूड किया ही नहीं, and that is why option A becomes your correct answer. Which of the following is a threat to the freedom of press in India? Liberal use of Unlawful Activities Prevention Act against journalists refrains journalists from tracing and publishing investigative articles because they apprehend they might be linked with criminals. Yes. Use of sedition laws against journalists. Yes. Levy on GST of newspapers? Absolutely no. And that is why option D becomes your right answer. That is both A and B. यही दोनों चीज तो threat है ना, freedom of press in India. And that is why option D becomes your correct answer. The PRP bill defines specified authority to mean a district magistrate or collector or such officer as the state government or the case may be, the union territory administration may by notification specify. The PRP bill is criticized by Editors Guild of India because
The definition of specified authority is too wide and can include even officers below the level of collector. नहीं. The PRP bill below the level of collector नहीं ना. Government authorities कौन सी हो सकती हैं? Police and law agencies, right? The PRP bill confers various powers on the Press Registrar General, including the power to register, deny registration and cancel registration. नहीं. The PRP bill enables the specified authority to enter the premises of periodical for inspection. Yes. And that is why option C becomes your right answer. Fine. Freedom of press is not specifically guaranteed under Constitution of India, but is implied in Article 19(1)(a), that is freedom of speech and expression. वो कह रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस आपको वैसे तो फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट वो इम्प्लाइड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में, दैट इज आर्टिकल 19(1)(a). देयरफॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फ्री ऑप्शन ए हमें बताना है कि क्या सही है गलत है. फ्रीडम ऑफ प्रेस बीइंग अ फंडामेंटल राइट, नो लॉ कैन बी मेड ऑन रजिस्ट्रेशन एंड डिनायल. नहीं, लॉ तो बनाया जा सकता है जब इम्प्लाइड है. Fundamental rights are not absolute rights and reasonable restrictions can be imposed on the fundamental rights. Yes, reasonable restrictions तो लगाई जा सकती हैं ना. Freedom of press being fundamental right, journalist and press is exempted from the operation of general criminal law of the country. No. And that is why option B becomes your right answer. PRP bill denies the right to publish periodicals to a person who has been found to have committed a terrorist act and has been convicted by a competent court in India. Which one of the following is the appropriate reason? कि terrorist और जो convicted हैं उनको क्यों मना किया गया है किसी periodical को publish करने के लिए? क्या reason है? Is denied because criminals do not possess any fundamental rights? No, of course not. क्रिमिनल्स और कन्विक्ट्स के भी तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना. द राइट टू पब्लिश अ पीरियोडिकल इज डिनाइड बिकॉज सच अ पर्सन इज अ थ्रेट टू सोसाइटी एंड नेशन. लेट्स सी, दिस कैन बी द आंसर. द राइट टू पब्लिश अ पीरियोडिकल इज डिनाइड बिकॉज दे मे नॉट बी न्यूट्रल इन रिपोर्टिंग एंड मे इंसाइट वायलेंस एंड स्प्रेड डिसफेक्शन अगेंस्ट द स्टेट बीइंग देमसेल्व्स इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट एक्ट्स. Yes, these both can be the answers, but this is the very appropriate and more appropriate answer than B, and that is why option C becomes your right answer. अगर यहाँ D की जगह both B and C होता तो that could have been your answer, and इसीलिए आपका सिर्फ C becomes the right answer.